हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट क्लासेस में हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था। अभी क्या है, आज हम इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे आज। तो लास्ट मैंने आपको टॉपिक बताया था उस दिन कि हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन होता क्या है? डेप्रीसिएशन एक ऐसा टर्म है जो अकाउंट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं या जिनके पास कॉमर्स होती है, दोनों के पास होता है। और डेप्रीसिएशन का जो टर्म है ये दोनों सब्जेक्ट्स में आता है, अकाउंटेंसी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। देखो, डेप्रीसिएशन बहुत इजी है और इसके रीजंस जानना और डेप्रीसिएशन हाउ टू कैलकुलेट ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डी कैलकुलेट करेंगे और कैसे इनको एक्सक्लूड और इंक्लूड करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन: फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब है जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में अगर कोई भी गिरावट आ जाती है तो उस गिरावट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम ये रहा, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब इसका कोई एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। सपोज कर लो या एक एग्जाम्पल ले लो कि आपने एक फ़ोन परचेज़ किया और उस फ़ोन की जो कीमत है वो जब आपने परचेज़ किया था ऑन दैट टाइम उसकी जो प्राइस थी वो 10,000 रुपीज़ थी। बट आफ्टर 3 to 4 months आपने उस फ़ोन को सोल्ड करना है या सेल करना है, तो क्या आपने जितने का लिया था वो उतने का ही बिकेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर उसका नेक्स्ट डे भी होगा तो उसका जो रेट है वो हमेशा कम हो जाएगा या तो सीधा हाफ हो जाएगा। अब उसका कारण क्या है? एकदम से उसकी वैल्यू इतनी क्यों गिर गई कि वो सीधा हाफ रेट पर आ गया? या आपने 10,000 का लिया था और अगर आप 3 महीने बाद भी बेच रहे हो तो आप एटलीस्ट ये सोचोगे कि चलो मैंने 10 का लिया है तो मैं 8 या 7 में बेच दूँ 3 महीने बाद। लेकिन वो जो 2 या 3,000 की जो वैल्यू गिरी है वो भी क्यों गिरी है, उसके क्या कारण है? उसी वैल्यू की गिरने की प्रोसेस को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब वो वैल्यू क्यों गिरती हैं, क्या रीजंस होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो, इसके 2 रीज़न होते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स और एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स। अब एक्सपेक्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक आस बना के रखे हुए हैं कि हाँ ये होने वाला है। और अनएक्सपेक्टेड जैसे कि हमें नहीं पता क्या हो जाए, कब कुछ भी क्या हो जाए। एक्सपेक्टेड है लॉकडाउन खुलने वाला है बट खुल नहीं रहा है, हर 2 हफ्ते बाद बढ़ जाता है, ये एक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड कब कितने लोग और ज़्यादा बढ़ जाएं, ये अनएक्सपेक्टेड है। एकदम ऑल ऑफ अ सडन 751 केस सामने आ जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन 10,000 ठीक भी हो जाते हैं, तो ये क्या अनएक्सपेक्टेड है। सेम एज इट इज़ दोबारा एक बार देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड में कितने टाइप्स होते हैं या एक्सपेक्टेड में क्या क्या होता है वो देखते हैं। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट, आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से वैल्यू में जो गिरावट होती है, एक ये हमारा एक्सपेक्टेड होता है। अब टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत सारे तरीके से आ सकती हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले के ज़माने में कलर टीवी होता था, आज के ज़माने में क्या है, सॉरी पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, आज के ज़माने में कलर टीवी होता है। ये आपका एक्सपेक्टेड था। और भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। पहले जो मॉनिटर आते थे वो CRT आते थे, अब जो मॉनिटर हैं वो LED आते हैं और LCD आते हैं। इनफैक्ट LCD का भी क्रेज़ खत्म होने वाला है, अब सिर्फ और सिर्फ LED ही आ रहे हैं। ये चेंज इन टेक्नोलॉजी है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड में वर्जन्स होते हैं। पहले जो वर्जन्स थे वो जेली बीन 4 पॉइंट समथिंग करके था, वो क्या है धीरे धीरे अपग्रेड होता गया और सबको पता था कि ये बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते क्या है इसका एक अपडेट वर्जन आता जाएगा और जो लास्ट जो अपडेट और जो पिछले वर्जन हैं वो क्या है आउटडेटेड होते जाएंगे। तो जैसे जैसे लोग अपडेट वर्जन को यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस बढ़ती जाती है और पुरानी चीज़ों पर डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है। अभी हमारा 10 चल रहा है, इससे पहले हमारा 9 आया था, उससे पहले 8 था, 7 था, नॉगट, ओरियो, इन तरीके से इन सब चीज़ों के नाम हैं एंड्रॉयड के। इसी में सेकंड पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट, आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड। अब इसका भी एग्जांपल ले लीजिए। जब डिमांड में चेंज होती है तो वो भी क्या है एक्सपेक्टेड है
और वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स है, इसलिए भी उसको हम डेप्रिसिएशन मानते हैं। हाउ, ज़माने के हिसाब से चलते हैं। 90s में लोग बहुत चौड़ी मोरी की पैंट पहनते थे जिसे हम बेल बॉटम बोलते थे। उस टाइम पे उस चीज़ का क्रेज़ था और उस टाइम पे उस चीज़ की डिमांड थी, तो वहाँ पे उस टाइम पे उस चीज़ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता था। लेकिन आज का क्या है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे कोई भी वैसे ट्राउजर्स पसंद नहीं करता, सबको वेल फिटेड एंड स्लिम फिटेड चाहिए ताकि वो लुक वाइज अच्छा लगे। ये आज का ट्रेंड है। तो आज के ट्रेंड में जो बेल बॉटम वाला ट्रेंड था वो क्या हो गया, वो पुराना हो गया। दैट इज़ वाई वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स हो गया, क्योंकि हमें पता है ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। और जब जब ट्रेंड चेंज होते हैं तो जो पुराना ट्रेंड होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्सोल्सीन हो जाता है। ऑब्सोल्सीन का मतलब पुराना हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स या एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। अब हम आते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स पे या अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन पे। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स का मतलब ही होता है हमें कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे भी आग लग सकती है, ऑल ऑफ अ सडन भूकंप आ सकता है, ऑल ऑफ अ सडन बाढ़ आ सकती है, ऑल ऑफ अ सडन सुनामी आ सकती है। ये सब चीज़ें बता के नहीं आती, इसलिए इनको हम अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं। अब देख लीजिए इनके अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओइंग अकर्स टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड और फायर, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया। फॉल इन दी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन, मार्केट की वैल्यू में अगर अचानक से फॉल हो जाए ड्यू टू दी इकोनॉमिक रिसेशन, तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। वो भी कैसा, अनएक्सपेक्टेड। एग्जांपल ले लेते हैं स्टॉक मार्केट। कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन लें, और जिन लोगों ने सुन रखा है अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट क्या है, अभी पूरी तरह से गिर चुका है। क्यों गिर चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक रिसेशन स्टार्ट हो गया है। अब इकोनॉमिक रिसेशन स्टार्ट क्यों हुआ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी जो है पूरा का पूरा डाउन हो चुका है। इवन हमारा नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, और इसी को हम इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं। और इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से हमारी जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स थी वो क्या हो गई हैं, सबके सब ख़त्म हो गई हैं। और ये हमें नहीं पता था कि ये कैसे होगा, हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हाँ भाई कोरोना वायरस नाम की भी कोई एक चीज़ आएगी जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से जीडीपी क्रैश हो जाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, और इन सब की वजह से क्या है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये भी एक कॉज है डेप्रिसिएशन का, बस ये अनएक्सपेक्टेड है। और जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं उसे क्या है, उसके लिए हम अलग से रिजर्व भी बना के रखते हैं। लेकिन ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स के लिए हम रिजर्व बना के नहीं रख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये कब होता है, कैसे होगा, नोबडी नोज। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक रिसेशन, हम इस चीज़ को बोलते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से अभी पूरी की पूरी मार्केट डाउन है, जिसकी वजह से लोगों के पास काम नहीं है। इनफैक्ट सबके सब घर में बंद हैं, तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रोसेस को या इसी चीज़ को हम इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपका लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल लॉस। अब जब हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जब गिरावट आ जाती है, वो भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन्स की वजह से, तो इसको हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। कैपिटल लॉस क्यों बोलते हैं, एग्जांपल देता हूँ। अभी कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से सारी कंपनियाँ बंद हैं। सारी कंपनियाँ बंद हैं तो क्या वो कंपनियाँ फ़ायदा कमा रही हैं, नहीं कमा रही हैं। सबका काम बंद है, एम्प्लॉयमेंट बंद है, प्रोडक्शन बंद है। प्रोडक्शन बंद है, एम्प्लॉयमेंट बंद है, बट उनकी जो कैपिटल थी उस कैपिटल से वो लोग इनकम जनरेट करते थे। अभी क्या है, वो ना तो इनकम जनरेट कर रहे हैं और ना ही उनका कोई भी काम या कुछ भी चीज़ नहीं चल रही है। तो जो उनकी कैपिटल है वो भी क्या है, उस कैपिटल से ही वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। इवन इनफैक्ट क्या है, उनकी कैपिटल पे भी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। जब उनकी कैपिटल पे भी डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वहाँ पे क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, उल्टा उनके जेब से जा रही है। तो ये भी क्या है, इसको कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ आती है, एक फंड है जैसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब बहुत लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता क्या है। देखो जो कॉमर्स वाले हैं उनको पहले से पता होगा, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर भी मैं इनको बताता हूँ, पूरा डीपली बताऊँगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड देखो होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं रिजर्व क्या होता है। देखो रिजर्व एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बचा के रखते हैं, ताकि वो हमारे एक ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उस रिजर्व को हम यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल हमारी सेविंग्स।
अगर हमने कुछ सेविंग्स पहले से कर रखी हैं और हमें ऑल ऑफ अ सडन कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उन सेविंग्स में से निकालते हैं। तो वो सेविंग्स क्या थी, हमारे लिए पहले से रिजर्व थी, हमने उसको रिजर्व की हुई थी। तो वैसे ही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का यूज़ तब किया जाता है जब ज़रूरत पड़ती है, और ये फंड जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तो किसी को पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, इसलिए ये इसके बेस पे ये वर्क नहीं करता है, ये हमेशा एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशंस के बेस पे वर्क करता है। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी एक कंपनी चलती है, मेरी कंपनी में एक प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज़ की, और मुझे उसकी प्लांट एंड मशीनरी की जो मैंने परचेज़ की थी वो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो 10 लाख की थी। अब वो 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है और मुझे पता है कि हर मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता है, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ थी वो ओनर ने पहले ही बता दी थी कि हाँ ये 10 साल तक चल सकती है मैक्सिमम। 10 लाख की मशीन है और 10 साल तक चल सकती है, यानी पर ईयर मुझे कितना चाहिए होगा, 1 लाख रुपीज़। अब वो 1 लाख रुपीज़ ऑल ऑफ अ सडन तो आएगा नहीं, अगर मैं उसको 10 साल तक यूज़ करता हूँ और उसके बाद में एकदम से वो मशीन ख़राब हो जाए और मैंने उसके लिए कोई रिजर्व नहीं बनाया तो क्या होगा, तो एकदम से मेरी कैपिटल लॉस हो जाएगी, क्योंकि मैं एकदम से वो मशीन खरीद नहीं पाऊंगा। इसलिए जो भी बड़े बड़ी कंपनी के ओनर होते हैं या जो भी जिनका भी बिजनेस होता है, जिनका भी प्रोडक्शन होता है, वो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक अलग से बनाते हैं, उसका अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट में वो लोग हर साल अपनी पर्टिकुलर एक मशीन के लिए वो लोग क्या करते हैं, रिजर्व रखते रहते हैं। जैसे कि 10 लाख की उन्होंने मशीन ली है, उनको पता है कि 10 साल के बाद ये डेप्रिशिएट हो जाएगी, पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो क्या करते हैं, पर ईयर उसमें 1 लाख रुपीज़ रिजर्व में डालते रहेंगे, ताकि जैसे ही 10 ईयर्स पास आउट हो जाएं तो उन्हें ऑल ऑफ अ सडन एक साथ इकट्ठा पैसा ना लगाना पड़े, और इसी को हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। अब देख लो, इट रेफर्स टू दैट फंड विच प्रोड्यूसर्स कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि अपने इन्वेस्टमेंट की रिप्लेसमेंट अपने इन्वेस्टमेंट की रिप्लेसमेंट के लिए वो लोग रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन उनको एकदम से पूरी कैपिटल ना लगानी पड़ जाए सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी की बात करें हम या किसी भी चीज़ की बात करें, अगर वहाँ पे हम ऑल ऑफ अ सडन अगर एक साथ पूरी कैपिटल किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लगा देते हैं तो हमारी जो बाकी चीज़ों का जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा क्या ख़राब हो जाता है और सब कुछ इर्रेगुलर तरीके से होने लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये इसलिए है यहाँ पे क्योंकि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी होता है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तब उसमें आपको पता चलेगा कि ये डेप्रिसिएशन का उसके अंदर इंक्लूजन क्यों दिया जाता है। और देखो, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो ये है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है जो आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली डेप्रिसिएशन नहीं लिखा होता है, अक्सर क्वेश्चंस में ये लिखा होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। और जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी होती है, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा होता है, वो वहाँ पूछते हैं कि भैया ये होता क्या है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। हमें ये डेप्रिसिएशन तो पता है, बट कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है हमें ये नहीं पता। तो इसलिए बताना ये ज़रूरी है मेरे लिए कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि रट्टा मारने वाली वैसे इसमें कोई बात नहीं है, बट क्या है, बहुत बच्चे इसको नाम से पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है उन्हें पूरा क्लियर होता है, लेकिन जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी होती है उन्हें पूरा अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी जो कैलकुलेशन है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा डीपली एक बार हल्के से देखना पड़ेगा। वैसे अकाउंट्स वाले जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि उन लोगों ने ये पढ़ रखा होगा या पढ़ लेंगे, और उनके में क्या है वो डीपली होता है कि इसमें पूरा मेथड वगैरह सब होता है कि इसमें कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके की डेप्रिसिएशन लगती है। जैसे 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये सब कॉमर्स वाले बच्चों को ज़्यादा डीपली पता होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम में इसका कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे जो GDP है वो कभी कभी क्या ग्रॉस के बेस पर आती है, कभी कभी नेशनल के बेस पर आती है। तो उसमें इसका यूज़ किस तरीके से करना है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, और इस लाइन को तो याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और इकोनॉमिक रिसेशन का मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो इस टाइम पर ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, और इसको जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके,
या आप मेरा मेरा ईमेल है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मेरा वहाँ पे ईमेल शो करेगा, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। आप इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। उस टॉपिक का नाम है स्टॉक एंड फ्लो। जैसे जैसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। हमारे अगले टॉपिक का नाम है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? देखिए, स्टॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास बल्क में हो, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी जो पोजीशन है ना वो स्टेशनरी हो। स्टेशनरी का देखो, स्टेशनरी का मतलब होता है थमा हुआ या रुका हुआ, और एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल मतलब होता है चलता फिरता। तो देखो, जो स्टॉक है वो हमेशा स्टेशनरी होता है, और जो फ्लो है ना वो हमेशा मोबाइल होता है। अब इसका एग्जांपल भी दूंगा और समझाऊंगा वो कैसे है, देख लो। स्टॉक, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है हम उसको हमेशा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, तो हमारे लिए क्या है? स्टॉक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हर महीने में 7 तारीख को सैलरी आती है, वो स्टॉक ही एक तरीके से, क्योंकि वो क्या है, पर्टिकुलर टाइम को मेजर कर रही है, पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? जो स्पेसिफाइड होता है पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से। जैसे डेली शाम को मुझे 2 लीटर दूध लाना है, वो क्या फ्लो है, क्योंकि वो डेली लाना है हमें और चलता रहेगा वो। तो क्या है, इसमें मोबिलिटी होती है। स्टॉक में मोबिलिटी नहीं होती है, उसमें स्टेशनरी होती है। वो कैसे होती है अब देख लो। अभी मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अब देखो, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वेरी करता है, वो होता है हमारा स्टॉक, लेकिन वो इकट्ठा होता है। अब इसी का ऑन द कॉन्ट्ररी देख लो, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से वैरी करता है, तो ये हमारा फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं कहीं बाहर गया तो आज मेरा खर्चा हुआ 10 रुपये, कल मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा खर्चा हुआ 20 रुपये, ये फ्लो है। स्टॉक क्या है? स्टॉक ये है कि मैं हर महीने 10,000 रुपये बचाता हूँ और अपने अकाउंट में जमा करता हूँ, वो क्या है? स्टॉक है। मैं सेव कर रहा हूँ, यानी कि वो रिजर्व भी बन रहा है, और एक तरीके से जब वो इकट्ठा हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, ये कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। इसे बस हम इसमें टाइम को डायमेंशन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम टाइम को डायमेंशन करते हैं। क्योंकि फ्लो में क्या है, टाइम को डायमेंशन इसलिए किया जाता है कि वो डेली होता है, और फ्लो जो है हमेशा वो चलता रहता है, इसमें मोबिलिटी होती है, इसमें मोबिलिटी नहीं होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा। म्यूचुअल फंड आपने क्या किया, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, उसमें क्या होता है, हमने एक बार पैसा डाल दिया, वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, उसमें हमने डाल दिया, अब हमारा जमाना है तब हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से स्टॉक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज़्यादा आपका स्टॉक है वो ग्रेटर होगा, उतना ज़्यादा कैपिटल होगी, जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी फ्लो जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि स्टॉक जो है किस पे इम्पैक्ट करता है? फ्लो पे। आपके पास अगर भर भर के पैसा है तो आपके लिए फ्लो है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जिन जिनके पास भर भर के पैसा है उनको राशन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं उस चीज़ से। लेकिन जिनके पास फ्लो, अब जिनके पास फ्लो है लेकिन स्टॉक नहीं है, उनको इशू होगा, उनको दिक्कत होगी। अब एक और चीज़ देख लो, फ्लो इम्पैक्ट्स स्टॉक। फ्लो भी स्टॉक पे इम्पैक्ट करता है। हाउ? ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, जितना ज़्यादा इनकम का फ्लो होगा उतनी ज़्यादा स्टॉक क्या है, हमारी वेल्थ जो है पीपल के साथ क्या है, बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब है इनकम जनरेशन की जो फ्लो है वो जितनी ज़्यादा होगी, हमारा स्टॉक क्या है उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों बातों से हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो स्टॉक है और जो फ्लो है ये दोनों के दोनों म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हैं। अब म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कुछ नया वर्ड लग रहा है, कुछ लोग को नया लगेगा, कुछ लोग को नया नहीं लगेगा। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, या म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर होना। हाउ? अब हाउ का देखो सीधा सा एग्जांपल है, स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो पे और फ्लो इम्पैक्ट करता है स्टॉक पे, तो ये एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंस है एक दूसरे पे। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है, सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने एक ये बॉक्स बनाया, ये जो बॉक्स है ना ये बैंक है, और यहाँ मैं बना देता हूँ फ्लो, इसको मैं बोलूँगा स्टॉक, देन अगेन यहाँ पे मैं बनाऊँगा फ्लो।
अब देखो यहाँ से क्या है, जो फ्लो है ना, मैं हर महीने सेविंग करता हूँ और क्या करता हूँ, डिपॉजिट कर देता हूँ बैंक में। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, पर्टिकुलरली मैं हर मंथ में एक बार पैसा विड्रॉ करता हूँ। तो अब यहाँ स्टॉक से क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, यानी जहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो हमारा स्टॉक हो गया। और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो हमारा फ्लो हो जाएगा। ये है इन दोनों का इंटर डिपेंडेंस और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। समझ में आया? जिसको नहीं आया वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। वैसे इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है मेरे हिसाब से तो, और बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि बहुत ईजी है समझने के लिए। अब देखो इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है, हमारा फोर्थ था। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है, ये है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं, सबको पता है, ये सबने पढ़ा हुआ है और सबको पता है। जिसको नहीं भी पता ये समझ लो कि उसको पता है, बट उसको नाम के वाइज, मतलब नेम वाइज नहीं पता है। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर सबको पता है, घरेलू। अब ये होता क्या है देख लो, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि घरेलू, यानी कि घर पे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन, जैसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या हाउस होल्ड सेक्टर में इंक्लूड होता है। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं उसके हम खुद होते हैं, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या है, हम खुद हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो लैंड, लेबर, कैपिटल क्या होता है, मैं भी आपको अगले टर्म में बताता हूँ। प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर होता है, देखो हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जिसमें हम कंज्यूम करते हैं और हम उसे कंजप्शन भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर वो होता है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, हम कोई चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन दी इकोनॉमी। इसमें क्या है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं वो हमारी इकोनॉमी में वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि एक कंज्यूमर खुद के लिए कंज्यूम करता है, और ये लोग क्या करते हैं, उसके लिए कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये कुछ फर्म्स हो गई, कुछ कंपनियां हो गई, वो मिलकर कोई भी सामान बनाती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारा कोई भी एक्सपोर्ट की सामान ले लो, या कोई सी भी कंपनी ले लो जो कोई सामान बनाती है। अब इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी स्किल्स यूज़ करके वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड तक पहुंचाते हैं। अब लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब किसके अंदर आता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आता है। लेकिन ये होते कौन है, एक्चुअल में होते तो हाउस होल्ड सेक्टर वाले ही हैं, क्योंकि वही लोग यहाँ पे आकर के काम करते हैं, और ये किसी जिसके अंडर में काम करते हैं वो सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ये सबको पता है, गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट एक एजेंसी की तरह काम करती है, जो हर एक चीज़ को लीगलाइज करती है, जो कैटेगराइज करती हैं कि कौन सी चीज़ें लीगल हैं, कौन सी चीज़ें इलीगल हैं, जो जिसके पास अथॉरिटी होती है, जो हमें अथॉरिटी देती है कि हाँ व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू, या व्हाट शुड नॉट वी डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लीगल बेसिस पे, विदाउट लीगल बेसिस पे। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड ये कैप एज ए प्रोड्यूसर भी है और एज ए एजेंसी भी है, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए क्या करती है, ये अथॉरिटीज़ देती है उनको, और एजेंसी ये इसलिए है क्योंकि ये सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सारे कामों को करती है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो द लास्ट सेक्टर है वो है द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसके बारे में सबको पहले से पता होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब देखो इसको हम ऑल्सो कॉल्ड दी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। ये इंक्लूड करता है ऐसे एक्टिविटीज़ को जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ यहाँ से प्रोड्यूस करके बाहर भेजना, इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर से प्रोडक्शन होकर के यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ से बहुत सारा सामान जो है बाहर सप्लाई करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करवाते हैं जो हमारे यहाँ पे ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है। ये हमारी जो है 4 सेक्टर होते हैं किसकी, हमारी इकोनॉमी की। अब इसके बाद जो है एक दो चीज़ें और आ जाती हैं। वो एक दो चीज़ें क्या हैं, देखो वो एक दो चीज़ें ये हैं कि एक होता है रियल फ्लो, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको मैं इसलिए डीपली नहीं समझाऊंगा। एक होता है हमारा मनी फ्लो। अब देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। रियल फ्लो में एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। अब क्या चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं से मतलब हमारा ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये किस बेस पे एक्सचेंज हो रही हैं, और इनके बदले में क्या लगता है, लैंड लगती है, लेबर लगता है और कैपिटल लगती है।
तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर तक। तो ये हमारा रियल फ्लो कहलाता है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर सर्विसेज की। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ फैक्टर सर्विसेज की बात करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। मनी फ़्लो में याद रहे हम फैक्टर पेमेंट की बात करते हैं। फैक्टर पेमेंट, बहुत फ़र्क होता है दोनों में, फैक्टर सर्विसेज में और फैक्टर पेमेंट में। फैक्टर सर्विसेज में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, गुड्स एंड सर्विसेज। ये जब हम एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ये इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। एक्चुअल में हम किस वजह से फ्लो कर रहे हैं या हम एक्चुअल में किस वजह से एक्सचेंज कर रहे हैं। मनी फ्लो में हम फैक्टर पेमेंट इंक्लूड कर देते हैं। फैक्टर पेमेंट इसलिए इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मनी फ्लो की बात हो रही है। कोई भी चीज़ तब फ्लो होती है जब हम, या कोई भी चीज़ तब एक्सचेंज होती है जब हम मनी से उसको परचेज करते हैं। अगर आपको कुछ भी खरीदना है, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ फ्लो में हो पाएगी। इसीलिए ये होता है मनी फ्लो और ये होता है रियल फ्लो। एक और बात याद रहे, ये दोनों सेम, जैसे ये दोनों म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होते हैं, वैसे ही ये दोनों भी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होते हैं। इन्हीं दोनों के म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बिना भी कोई सर्कुलर फ्लो नहीं हो पाएगा और इसके बिना भी कोई सर्कुलर फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए इन दोनों से मिला के बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का यूज़ क्यों किया जाता है, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, इसका एक्चुअल में क्या रीज़न है, क्या कारण है। देखो, इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या हम क्यों करते हैं। ये जो भी हमने पढ़ा है, ये हमारा स्टॉक हो गया, फ्लो हो गया। अब ये जो स्टॉक और फ्लो के बाद हमारा ये आता है मनी फ्लो, रियल फ्लो। फ्लो के दो पार्ट यहाँ पे आके कैटेगराइज हो जाते हैं कि हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो ये एक्चुअल में इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो इसका देखो, इसका मेन सिग्निफिकेंस होता है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंट। एक तो इनका ये नॉलेज होता है, मतलब इनका एक तो ये सिग्निफिकेंस होता है कि ये एक दूसरे पे कितने निर्भर हैं। और इससे ये पता चलता है कि अगर कोई एक सेक्टर रुक जाए या कोई एक फ्लो रुक जाए तो इससे पूरी इकोनॉमी रुक सकती है या नहीं रुक सकती है, या क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लास्ट वन जो है इसका, देखो लास्ट वन जो इसका है उसमें होता है क्या है, इसमें हम एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को, कि हमारा जो नेशनल इनकम है उसको हम कैसे एस्टिमेट कर पाते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चेकआउट करेंगे, या हम इसमें ये लर्न करेंगे कि कौन से फ्लो को हमें इंक्लूड करना है, उसमें से कौन सी चीज़ को हमें रिमूव करना है, और किस बेसिस पे हम कैसी कैसी चीज़ों को इसमें से एक्सक्लूड और इंक्लूड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ है, दिख रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं एक बार इसका समरी आपको दोबारा दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें कुछ इतना बड़ा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। देखो समरी में क्या है, अभी हमने स्टॉक पढ़ा और फ्लो पढ़ा। स्टॉक जो थमा हुआ यानी जो स्टेशनरी होती है, फ्लो जो मोबाइल जिसके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा होती है उसको हम फ्लो बोलते हैं। आगे जब आते हैं तो हम फ्लो जो है हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। फ्लो होता है मनी फ्लो, रियल फ्लो। रियल फ्लो में हम फैक्टर सर्विसेज की बात करते हैं और मनी फ्लो में हम फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं। फैक्टर सर्विसेज फैक्टर पेमेंट्स में बहुत फ़र्क है। फैक्टर सर्विसेज में हम लैंड, लेबर, कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, और फैक्टर पेमेंट में हम लैंड, लेबर, कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, बट उसके बदले में हमारा क्या है, मनी एक्सचेंज होता है, मनी फ्लो होती है। यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर पे काम करते हैं। मनी फ्लो हमेशा फैक्टर पेमेंट यानी कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, और जो रियल फ्लो है हमेशा फैक्टर सर्विसेज से रिलेटेड होता है। इसके अलावा उसमें और समरी जो हमारी रह गई वो ये है, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। उन 4 सेक्टर के नाम, हाउस होल्ड सेक्टर जो घरेलू सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, और लास्ट वन है हमारा द एक्सटर्नल जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए काम करता है। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। ये मैंने 2 पार्ट्स में बनाए हैं। जिसको इससे पहले की कोई भी चीज़ देखनी हो वो मेरे पहले वीडियो में जाके देख सकता है। वो चैप्टर 1 का पार्ट 1 है क्लास 12th का मैक्रो का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें मैंने आपको आगे के बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने बताए हैं। अगर मेरा कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे को जीमेल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको, मेरा ऐसा कोई भी कंसेप्ट जो मेरा समझाया हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और उसको डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो बात हो गई हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब मैं लास्ट में बात करता हूँ थोड़ी सी एक अलग टॉपिक पे। अलग टॉपिक से बात मेरी ये है कि देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन अभी चैनल स्टार्ट किया है, जैसे मैंने स्टार्ट किया है।
मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है मनोज कुमार, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं, देख सकते हैं। जिन बच्चों को मैथ्स पढ़ना है, उनके चैनल का नाम मैं आपको बताता हूँ, द स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी, ये उनके चैनल का नाम है। आप वहाँ पे जा कर के वो मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनसे मैथ्स पढ़ सकते हैं। 9 to 12 के मैथ्स वो पढ़ाते हैं। और मेरे एक और फ्रेंड हैं जो साइंस पढ़ाते हैं, उनका नाम है नीतीश, उनके चैनल है नीतीश एकेडमी के नाम से। वो 9th और 10th क्लास तक के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों को मैथ साइंस वगैरह पढ़ना है, वो ये मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनली कि आप इन 2 चैनल्स पे जाके आपका जो मैथ और जो साइंस है वो पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं हूँ। इससे इसके अदर रिलेटेड या आपको इससे कोई दूसरा सब्जेक्ट जो कि आप चाहते हैं कि मैं कोई रिकमेंडेशन दूँ या मेरी नज़र में कोई चैनल हो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और सेकंड वन चीज़ ये है कि साइंस वाले जो बच्चे हैं, 11th-12th वाले जो बच्चे हैं, उनको बताने के लिए मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि उनके लिए एक बहुत अच्छा चैनल ऑलरेडी है। तो अभी मैंने फ़िलहाल जो 2 चैनल रिकमेंड किए हैं, आप उन पे भी विजिट कर सकते हैं। उन चैनल का नाम है द स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी, ये मैथमेटिक्स के लिए है। नीतीश एकेडमी, ये हमारा साइंस के लिए है। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब इसके बाद हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th के। तब तक के लिए बाय बाय।